नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन विवरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें दिखाता है कि पुराने समय में ब्रह्मांड और पृथ्वी को कैसे देखा जाता था और हाँ, इसमें मनुष्य का क्या स्थान था। हाँ, बिल्कुल। ये जानकारी दरअसल लोमहर्षण जी के एक प्रवचन का हिस्सा है जो उन्होंने मुनियों को दिया था। इसमें भूमंडल, खासकर जम्बू द्वीप और भारतवर्ष का बड़ा, कह सकते हैं, अनोखा वर्णन मिलता है। तो हमारा मकसद है इस प्राचीन भौगोलिक और पौराणिक नक्शे को एक तरह से खोलना और ये समझना है कि भाई भारतवर्ष को इसमें इतनी खास जगह क्यों दी गई है। चलिए देखते हैं इसमें क्या छिपा है। बिल्कुल। देखिए, वर्णन शुरू होता है पृथ्वी के 7 द्वीपों से। नाम है जैसे जम्बू द्वीप, प्लक्षद्वीप, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। और हर द्वीप अपने से 2 गुने बड़े समुद्र से घिरा हुआ बताया गया है। अच्छा, 7 द्वीप और 7 समुद्र। और ये समुद्र भी आम समुद्र जैसे नहीं है। नहीं, बड़े अलग किस्म के हैं। जैसे पहला है लवण समुद्र, मतलब खारे पानी का। फिर है इक्षुरस, यानी गन्ने के रस का समुद्र। फिर सुरा, यानी मदिरा का, घी का, दही का, दूध का, और आखिर में मीठे पानी का। कमाल है, गन्ने की रस का समुद्र। हाँ, कल्पना तो अद्भुत है। और सबसे रोचक बात यह है कि इन सब के केंद्र में, मतलब बीचों बीच, जम्बू द्वीप को बताया गया है। जम्बू द्वीप केंद्र में, और यहीं पर वो प्रसिद्ध मेरू पर्वत है। सही। इसी जम्बू द्वीप के बिल्कुल मध्य में सोने का बना मेरू पर्वत। ऊंचाई बताई है 84,000 योजन। 84,000 योजन। योजन तो बहुत बड़ी इकाई होती थी दूरी की। हाँ, बहुत विशाल। और ये पर्वत सिर्फ ऊपर ही नहीं, 16,000 योजन जमीन के नीचे भी धसा हुआ है, ऐसा वर्णन है। इसे पृथ्वी रूपी कमल की कर्णिका, यानी बीजकोश जैसा कहा गया है। मतलब एक तरह से पृथ्वी का केंद्र बिंदु। और इसके चारों ओर विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे दक्षिण में हिमवान, हेमकूट, निषद। उत्तर में नील, श्वेत, श्रृंगवान। पहले आता है भारतवर्ष, फिर किमपुरुष वर्ष, फिर हरिवर्ष, और अगर उत्तर की तरफ जाएं तो रम्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, और एकदम उत्तर में उत्तर कुरुवर्ष। और इन सब के बीच में मेरू के बिल्कुल पास वाला इलाका वो है इलावृत वर्ष। अच्छा, और इसी इलावृत वर्ष में कोनों पर कुछ विशाल पेड़ों वाले पर्वत भी बताए गए हैं, ऐसी ध्वजाओं की तरह। हाँ, सही कहा आपने। 4 कोनों पर 4 पर्वत हैं जिन पर बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। जैसे पूर्व में मंद्राचल पर्वत पर कदम का पेड़ है, दक्षिण में गंधमादन पर्वत पर जम्बू यानी जामुन का पेड़ है, पश्चिम में विपुन पर्वत पर पीपल का, और उत्तर में सुपार्श्व पर वट यानी बरगद का। ये पर्वतों की ध्वजाओं जैसे लगते हैं, ऐसा कहा गया है। और इसी जम्बू पेड़ के नाम पर ही इस पूरे द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा। ये तो बड़ा रोचक कनेक्शन है। हाँ, और वर्णन तो ये भी है कि इस जम्बू पेड़ के फल गजराज जितने बड़े होते हैं, हाथी जितने बड़े फल। हाँ, और जब वो फल पहाड़ से गिरते हैं तो उनके रस से एक नदी बह निकलती है, जिसका नाम ही जम्बू नदी है। अरे वाह! और इस नदी का पानी भी कुछ खास है। बहुत खास। कहते हैं इसे पीने से पसीना नहीं आता, बुढ़ापा नहीं सताता, शरीर में दुर्गंध नहीं होती, और तो और इसके किनारे की मिट्टी हवा और धूप के संपर्क में आकर जाम्बुनद नाम का सोना बन जाती है। सोना बन जाती है। ये तो दिखाता है कि कैसे प्राकृतिक चीजों को दिव्य गुणों से जोड़ा गया था उस समय। बिल्कुल, प्रकृति और दिव्यता का संगम है ये। मेरू के आसपास और भी इलाके बताए गए हैं, जैसे पूर्व में भद्राश्व वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष। हाँ, ये भी इलावृत वर्ष के पूर्व और पश्चिम में स्थित वर्ष हैं। फिर चैत्ररथ, गंधमादन जैसे दिव्य वन हैं, अरुणोत, मानस जैसे सरोवर हैं, और मेरू के शिखर पर एकदम ऊपर ब्रह्मा जी की बहुत विशाल स्वर्णमयी पुरी या नगरी बताई गई है। ब्रह्मा जी की नगरी, और यहीं से गंगा नदी का भी उद्गम बताया गया है। हाँ, यहीं ब्रह्मपुरी के पास से ही पवित्र गंगा नदी निकलती हैं। वर्णन है कि पहले वो चंद्रमंडल को पवित्र करती हैं, फिर मेरू के शिखर पर गिरकर 4 धाराओं में बट जाती हैं: सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। ये चारों धाराएं अलग अलग दिशाओं में, जैसे सीता पूर्व में, चक्षु पश्चिम में, भद्रा उत्तर में और अलकनंदा दक्षिण में बहकर समुद्र तक पहुंचती हैं। और अलकनंदा ही वो धारा है जो दक्षिण की ओर बहकर भारतवर्ष आती है, जिसे हम गंगा कहते हैं। बिल्कुल सही। तो अब आते हैं भारतवर्ष पर। ये शायद इस पूरे वर्णन का सबसे अहम हिस्सा है ना?
हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में फैला हुआ देश। विस्तार बताया है लगभग 9000 योजन। हाँ, और इसे खास तौर पे कर्म भूमि कहा गया है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी के जो 8 वर्ष हमने गिने जम्मू द्वीप के, वे सब भोग भूमियां हैं। भोग भूमि मतलब वहां जीव केवल अपने पिछले जन्मों के अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। वो वहां नए कर्म नहीं कर सकते। सुख है तो बस सुख भोगेंगे जब तक पुण्य है। लेकिन भारतवर्ष ही वो जगह है जहां मनुष्य कर्म कर सकता है, अच्छे भी बुरे भी, और उन कर्मों का फल भी यही भोगना पड़ता है, या फिर उससे मुक्ति भी यहीं मिल सकती है। अच्छा, यानी कर्म करने की स्वतंत्रता और उसका नतीजा दोनों भारतवर्ष से जुड़े हैं। बिल्कुल। इसीलिए यहाँ स्वर्ग भी पाया जा सकता है अच्छे कर्मों से, और बुरे कर्मों से नरक भी। और सबसे बड़ी बात, यहीं पर कर्म करके मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति भी संभव है। और यहाँ के भूगोल के बारे में, पर्वत, नदियां। हाँ, यहाँ 7 कुल पर्वत बताए गए हैं: महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारयात्र। और 9 खंडीय हिस्से हैं: इंद्रद्वीप, कसुरमान वगैरह। और लोग, मतलब समाज कैसा बताया है? बताया है कि पूर्व में किरात जाति के लोग रहते हैं, पश्चिम में यवन, और मध्य भाग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के लोग। ये सब अपने अपने कर्मों जैसे यज्ञ, अध्ययन, दान, रक्षा, व्यापार, कृषि, कला, सेवा वगैरह में लगे रहते हैं। और अनेक नदियां हैं: शतद्रु, चंद्रभागा, नर्मदा, सुरसा, तापी, गोदावरी, कावेरी, बहुत सारी। एक और अनोखी बात कही गई है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग भी सिर्फ भारतवर्ष में ही होते हैं, बाकी जगहों पर नहीं। हाँ, ये भी कर्म भूमि की अवधारणा से ही जुड़ा है, क्योंकि यहीं कर्म संभव है और कर्मों के फलों का हिसाब बदलता रहता है। तो अच्छे बुरे समय का चक्र यानी युग परिवर्तन भी यहीं होता है। भोग भूमियों में तो एक जैसा समय रहता है जब तक भोग हैं। और ये भी सुना है कि देवता भी यहाँ जन्म लेना चाहते हैं। हाँ, ऐसा वर्णन है। देवता भी भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। पर क्यों? वो तो स्वर्ग में है, सुख भोग रहे हैं। देखिए, स्वर्ग में केवल पुण्य भोगे जा सकते हैं, पर नए कर्म करके मोक्ष नहीं पाया जा सकता। पुण्य खत्म होने पर उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता है। लेकिन भारतवर्ष में मनुष्य जन्म लेकर अगर वो निष्काम कर्म करे, मतलब बिना फल की इच्छा के कर्म करे, और उसे ईश्वर को समर्पित कर दे, तो वो जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है, मोक्ष पा सकता है। ये अवसर देवताओं को भी स्वर्ग में नहीं मिलता, सिर्फ भारत भूमि पर मनुष्य को मिलता है। समझ गई। तो ये कर्म भूमि का दर्जा इसे बहुत ही खास बना देता है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि इस प्राचीन नजरिए में दुनिया को द्वीपों, समुद्रों और पर्वतों के एक बड़ी ही व्यवस्थित, लगभग ज्यामितीय ढांचे के रूप में देखा गया, जिसके केंद्र में जम्बूद्वीप और मेरू थे। हाँ, और इसमें भारतवर्ष को सबसे अलग, सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया कर्म भूमि का। तो ये सिर्फ एक भौगोलिक वर्णन नहीं है, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक नक्शा भी है। ये नक्शा बताता है कि मनुष्य के कर्मों का कितना ज्यादा महत्व है, और मोक्ष का रास्ता यहीं से, इसी भूमि से होकर जाता है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि जब किसी जगह को कर्म और उसके फल से इस तरह सीधे तौर पर जोड़ दिया जाए, तो वहां रहने वालों के लिए अपनी पहचान और अपनी जिम्मेदारियों का क्या मतलब होता होगा उस समय। और आज के समय में इस कर्म भूमि की सोच को हम कैसे समझ सकते हैं या इससे क्या सीख ले सकते हैं, ये विचार करने योग्य है।